असाइनमेंट वर्कशीट। शाबाश। रोज स्टूडेंट्स प्लीज सेटल डाउन। ट्यूलिप सेक्शन बी क्विक बच्चे। अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर रोमिंग। नॉन मेडिकल सेक्शन वेल सेटल्ड, डिसिप्लिन्ड, praiseworthy. Rose section very nicely. All students are quiet and seem eager to learn the new things. Now the tulip sections are also very much disciplined. Very nice. So this makes the suitable and compatible environment to learn the new things. Because learning says to be a good learner, you should be a good listener. And to be a good listener, the mind should be focused. You should be very much attentive, concentrated. चलो, ट्यूलिप के कुछ बच्चे लेट आ रहे थे, इसलिए मैं जनरल बात कर रहा था। अब मेरे को लगता है सभी बेंचों पे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे विराजमान हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हम आपके लास्ट टाइम ये असाइनमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, राइट। तो इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ अलग सीक्वेंस में करेंगे। प्लीज टर्न टू द सेकंड पेज ऑफ असाइनमेंट एंड कम टू द सेक्शन डी। कम टू द सेक्शन डी। लुक, ही हैज रिटन 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बेटे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम इनको करने की कोशिश करते हैं। शाबाश। मेरे को आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा। वेयर एवर यू फील यू कैन कंट्रीब्यूट, प्लीज टेल। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर माय स्वीट स्टूडेंट्स। चार्जेस 10 कूलम, 10 कूलम and minus 10 coulomb are placed on the vertices of an equilateral triangle of each side 10 meter. What is the electric field intensity at the centroid of the triangle? Okay, let me tell you the question meaning. Shabash bete. Everybody please pay the attention towards the board. First of all, he says triangle is equilateral. Okay, let's say this triangle is equilateral. थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। Equilateral triangle, and at the vertices this is your 10 coulomb, 10 coulomb, and the last one is minus 10 coulomb. Each side is same. If I call this side as A, let me tell you, equilateral triangle means all the sides are equal. So A is also given to us as 10 meter. Okay. Now in this triangle, there is a point, namely centroid. अगर आपका जूनियर क्लासेस का नॉलेज अच्छा है तो आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रोइड। इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास? प्लीज कम ऑन द माइक। व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को तो ऐसे भाग के आना चाहिए, भाग के। सर ये आपने बच्चों जैसी बात हमसे क्यों पूछ ली? ये तो हमारे टिप्स पे है, वो भी लिटिल फिंगर के टिप्स पे। मेडिकल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोइड? यार कोई नहीं बता रहा। रोज सेक्शन सेंट्रोइड क्या होता है? नहीं भाई नहीं, +2 के बच्चे को सेंट्रोइड ना पता हो, ये तो मैटर ऑफ वरी है बेटे।
मैटर ऑफ वरी, मैं पहले ही बता दूं। सेंट्रोइड समझाता हूं। आपने अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से ये जो लाइन जुड़ती है, कम से कम इस लाइन का नाम तो बता दो। एनी लाइन विच ज्वाइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? बड़ी गलत बात है बेटे, ये तो है मीडियन, मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करे। इसी तरह से ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाके जुड़ेगा, तो ये भी एक मीडियन हुआ। ओके, और तीसरी साइड का भी ये मिड पॉइंट पर ही जुड़ता है जाके। थर्ड, तीनों मीडियंस। और अब तीनों मीडियंस में एक आपको टीचर ग्रीन कलर का डॉट दिखा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। ये होता है बेटे सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियम, सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यह बताना। कोई बच्चा बता सकता है कि ये सेंट्रोइड मीडियन से किस तरह से लिंक्ड होता है? सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर एक पॉइंट है, मानते हैं, लेकिन ये मीडियम को कोई खास डिवीजन में डिवाइड करता है। कैन यू टेल मी द रेशियो ऑफ दैट? व्हाट इज द? शाबाश, बहुत अच्छे। मेडिकल, नॉन मेडिकल ने बताया कि सर ये मीडियन जो है ना, मीडियन को ना सेंट्रोइड 2:1 की रेशियो में बांटता है। यानी अगर मैं ये ए पॉइंट बोल दूं और ये मिड वाला एम बोल दूं, तो आप बोलोगे सर ए से लेकर जी तक और जी से लेकर एम तक 2:1 की रेशियो होती है। बिल्कुल सही आपने बता दिया, जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पहले आप, मेरे बताने से आपको याद आ गया, पहले आप थोड़ा डिम था। अब बच्चे हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, टीचर ने क्या सिखाया था अपने बच्चों को? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, वहां मन में अज्यूम करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ओके, अगर जी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो जी पॉइंट पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर को भाग जाएगा, तो एक इंटेंसिटी होगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं ई सबस्क्रिप्ट बी, क्योंकि ये इस वर्टेक्स को टीचर ने बी बोल दिया। ओके, अब ये देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना है। बोथ चार्जेस रिपेल ईच अदर, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कौन सा है? जी है, तो जी पे रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर को आएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए बोल देते हैं। इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है बेटे। नेगेटिव चार्ज उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो हम जी पॉइंट पर अज्यूम कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, फिर तो ये भाई अलग होना चाहिए, तो इसके अट्रैक्शन को हम इधर को लगा लेते हैं। तो सी वर्टेक्स पर रखा हुआ मेन चार्ज ये वाला, सी पॉइंट वाला, इसको हमने सी पॉइंट बोल दिया। तो इधर वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई सी लिख दिया बच्चे, ई सी। अब ई ए और ई बी और ई सी तीनों वेक्टर्स का हमने टोटल निकालना है, रिजल्टेंट। ओके, तो क्या क्या है बेटे, गौर से देखो। ई बी इधर को है, ये लो ई बी। ई ए वर्टिकली डाउन है, ओके, और ई सी इधर को है। और ये आपका सेंट्रोइड है जी पॉइंट। तीन वेक्टर आ गए हैं। नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए तीनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से
ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, इन तीनों को वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब इस काम को प्रैक्टिकली करने के लिए क्या प्रोसीजर करना है, हाउ टू डू? कोई बच्चा माइक पर आके बता सकता है क्या करना चाहिए? एनीबॉडी ऑन द माइक, कोई बता सकता है मेरे को? हम्म, नहीं बता सकते? आप कहोगे सर इसको करने के मेथड है कि आप कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर लो, या फिर आप किसी दो के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा के फिर आंसर को तीसरे के साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो। तो मैंने कहा बेटे कंपोनेंट वाला मेथड करते हैं। तो जैसे ही कंपोनेंट वाला मेथड करने लगे तो टीचर ने आपको सिखाया हुआ है कि जो चीज वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है उसको कंपोनेंट में तब्दील ना करो, जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है उसको कंपोनेंट में ब्रेकअप करो। तो बच्चा कहता है सर इसका मतलब आपको ईसी और ईबी दोनों को कंपोनेंट में ब्रेकअप करना पड़ेगा। आई सेड यस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी बेटे, ये वर्टिकल लगा दी। पर कोई भी चीज कंपोनेंट में तब ब्रेक कर सकती है जब आपको ये एंगल पता हो। एंगल कैसे पता लगेंगे एनीबॉडी? हमारे को ये अगर बेटे ये एंगल पता लगेगा ये वाला, तभी तो ब्रेकअप करेंगे। कोई बच्चा है जो मेरे को बता सके ये एंगल कैसे पता करेंगे, कोई भी क्लास में? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो मैं अपने आप को बाद में बताता हूँ एंगल। मान लीजिए ये एंगल है बेटे अल्फा, ठीक है, और ऊपर वाला एंगल मान लेते हैं बीटा। अब मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेकअप करूंगा। जो जिस तरफ एंगल बना होता है वो कोसाइन कंपोनेंट होता है, जिस तरफ एंगल ना बना हो वो साइन कंपोनेंट होता है, राइट? तो मैंने ऊपर को बनाया ई बी साइन बीटा, और इधर को बनाया बेटे ई बी कॉस बीटा। और याद रहे जिसके कंपोनेंट ले लिए उसको फिर अगले डायग्राम में दिखाना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ी लाइन भी आप दिखाते रहो, जिसके कंपोनेंट दिखा दिए उसको नहीं दिखाना नेक्स्ट डायग्राम में। अब मैं ईसी के कंपोनेंट करता हूँ। ईसी के कंपोनेंट कैसे करोगे? आप कहोगे सर आपने ही तो सिखाया जिस तरफ एंगल बना हो वो कोसाइन कंपोनेंट होते। तो मैंने कहा ठीक है, तो नीचे वाला कौन आएगा? आपको को सर अल्फा तो इधर तो बना नहीं है, आप इसको लिखो ई सी साइन अल्फा। मैंने कहा ठीक है। सर इधर आ जाओ, सर ये वाला आपका बनेगा ई सी कॉस अल्फा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई ये कहाँ चला गया? ये सर वो तो आपको दिखाना ही है, वो तो है ही वर्टिकल, वो तो आपको दिखाना ही है ई ए। ओके। तो मैंने कहा बेटे अब इस डायग्राम से तुम्हें मिला क्या? बच्चा कहेगा सर देखो जो वर्टिकल वर्टिकल है ना इनका कंपटीशन करो आपस। मैंने कहा ये दोनों एक साइड पर है, इनके टोटल में से ये माइनस करना पड़ेगा। बच्चे कहते ठीक है सर। तो आपका ई वर्टिकल कितना हो गया? ई वर्टिकल, बच्चा कहेगा सर इन दोनों का ऐड कर दो माइनस ये कर दो। ई ए सेम डायरेक्शन में ऐड करना है ई सी साइन अल्फा माइनस ई बी कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वर्टिकल हो गया। तो सर हॉरिजॉन्टल कौन सा होएगा? मैंने कहा बेटे हॉरिजॉन्टल होने के लिए ये व्हाइट और येलो वाले दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनको ऐड कर दो। बिल्कुल सही सर, सेम डायरेक्शन में है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ई सी कॉस अल्फा प्लस ई बी कॉस बीटा। तो जब मेरे पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी आ गए, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री, थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ये वाली व्हाइट लाइन, ये रिजल्टेंट बनेगा ई नेट। तो ई नेट को कैसे निकालेंगे? बच्चा कहेगा सर ई नेट आपका
ई वर्टिकल और ई हॉरिजॉन्टल का वेक्टर सम है ना? मैंने कहा यस। तो सर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता नहीं है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है? ई नेट ई वर्टिकल का स्क्वायर प्लस ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर ट्वाइस ई वर्टिकल ई हॉरिजॉन्टल कॉस ऑफ 90 डिग्री। जिनको ऐड करना है उनके अंदर देखना होता है, कॉस 90 जीरो होता है। ई वर्टिकल का स्क्वायर प्लस ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं इस पूरे प्रोसीजर को कैलकुलेशंस के साथ इंप्लीमेंट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने प्रोसीजर प्रोसीजर लिखा, कैलकुलेशंस नहीं करी। और अब बच्चा कहेगा सर देखो ये कर तो दो, आपको आपका मेथड समझ आ गया, लेकिन आप ये तो बताओ ई ए कैसे निकालना है, ई सी कैसे निकालना है, ई बी कैसे निकालना है, अल्फा कैसे निकालना है, बीटा कैसे निकालना है, तभी तो बात बनेगी। तो ठीक है भाई, वो भी समझाते हैं आपको। जब मैं ई ए की बात करता हूं, अब ई ए कैसे निकालना है देखो। अगर ई ए निकलना निकालना आ जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो इस डायग्राम में वापस जाओ, ये एक चार्ज है। टीचर ने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होता है, के मेन चार्ज यानी क्यू ए अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का सर ए जी का स्क्वायर। यस, यही सिखाया था मैंने आपको फार्मूला, याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेन चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेडिकल में रोज के बच्चे सेंट्रल लाइन में फर्स्ट बेंच, अगर आप चाहो तो क्लास छोड़ सकते हो दोनों बेटे, जाओ बास्केटबॉल के ग्राउंड में घूमो फिरो, टाइम वेस्ट कर सकते, मेरे को कोई इतराज नहीं, जाओ आप। प्लस बट डोंट डिस्टर्ब माय अदर स्टूडेंट्स, डोंट डिटोरिएट द रिजल्ट ऑफ माय अदर स्वीट स्टूडेंट्स। आप दोनों चाहो तो जा सकते हो। तो क्यूलम्स कांस्टेंट, चार्ज और एजी का स्क्वायर। क्यूलम्स कांस्टेंट कैसे, 9 × 10⁻⁴। क्यू है कितना, 10 कूलम। बच्चा कहेगा सर एजी की तो वैल्यू है नहीं आपके पास, एजी कैसे निकालोगे? एजी निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल पिक करता हूं। जैसे ही मैंने बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल पिक करी, याद रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये साइड उसने 10 मीटर दे रखी है। ओके, तो ये मिड पॉइंट पर कट करती है, तो नीचे वाली कितनी होगी, 5 मीटर। 10 मीटर और 5 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आसानी से हम ये टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, ए से लेकर एम तक। सर कैसे निकालोगे? 10 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, 100 - 25, 75 का अंडर रूट। पूरी लेंथ आ गई है पूरी। सर लेकिन हमें पूरी तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ए से लेकर जी तक चाहिए थी। तो ये रेशो काम आएगी, ये रेशो काम आएगी। अगर मेरे को जीएम की वैल्यू अंडर रूट जी से लेकर ए से लेकर एम तक की वैल्यू पता लग गई, ए से लेकर एम तक की, तो मेरे को तो ऊपर वाला पार्ट चाहिए टोटल का। तो ऊपर वाला पार्ट है कितना टोटल का, देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट प्लस 1 पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट है टोटल, लेकिन ऊपर वाली लेंथ कितनी है, 2 पार्ट। तो एजी कितना हुआ, ये एजी, एजी इज इक्वल टू पूरे पार्ट का ए एम का 2/3। 2/3 कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, 7th क्लास में पढ़ा है। 2/3 लिखा, लेकिन सर ए एम कितना है, ए एम तो हम अभी निकाल के आए हैं, ये देखो ये ए एम ही तो है पाइथागोरस थ्योरम से। इतनी ट्रायंगल मैंने पिक करा था, तो जब ये ए एम आ गया अंडर रूट 75, तो ए जी कितना हो गया बेटे? बच्चा कहेगा सर हम सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 75 × 2/3। और जब ए जी आ गया तो उसका स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पुट कर देंगे। यानी कि और के की वैल्यू कितनी है, क्यूलम्स कांस्टेंट वैक्यूम में ऐसा यूनिट, ये इतनी। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम, ये दे रखी। उम्मीद करता हूं ई ए निकालने का मेथड आपको पता लग गया।
जिनको ईए का मेथड पता लग गया, रेज योर हैंड, से ये यस सर कर लेंगे। 5 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन कम से कम। ओके, डाउन। अब दूसरी बात बताऊं बच्चे, अगर ई ए निकाल सकते हो तो आप ई बी भी निकाल सकते हो। कैसे सर? ये भी तो उतनी ही लेंथ होगी। कितनी? मतलब जितनी ए जी है, जितनी ए जी है उतनी ही बी जी होगी, बी जी। तो लेंथ की प्रॉब्लम खत्म। चार्ज भी पता है हमारे को, और क्यूलम्स कांस्टेंट भी। तो ई बी का ये फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखो, ई बी के क्यू बी अपॉन बी जी का स्क्वायर। तो वो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ए जी है लेंथ वाइज उतना ही बी जी है। ओके, तो इसका मतलब है ई बी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी निकल जाएगा। अब रह गया ई सी। ई सी भी उतना ही होएगा मैग्नीट्यूड वाइज। कुछ बच्चे गलती से, ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे जब ईसी का फार्मूला लिखते हैं ना, लेट मी मेक सम स्पेस, जब वो ईसी का फार्मूला लिखते हैं ना कुछ बच्चे, तो एक गलती करते हैं। क्या करते हैं वो गलती? ध्यान से सुनो। वो बच्चे ईसी का जब फार्मूला लिखते हैं ना, ये वाला ईसी का, तो कहते हैं के क्यू सी अपॉन ये वाला सी जी का स्क्वायर। तो बच्चे कहते हैं सी जी तो निकाल लेंगे हम, सी जी इज इक्वल टू ए जी के बराबर ही है, क्यूलम्स कांस्टेंट भी पुट कर देंगे। मिस्टेक क्या है? क्यू सी को वो नेगेटिव पुट कर देते हैं। नेगेटिव नहीं पुट करना, हालांकि दिया हुआ है नेगेटिव, पॉजिटिव ही पुट करना है। क्यू सी को 10 ही पुट करना है। क्यों? टीचर ने पहले ही दिन लिखा दिया था, जिस न्यूमेरिकल की स्टेट में पोटेंशियल वर्ड ना लिखा हो उसमें पोलैरिटी को फार्मूलों में नहीं डालना। तो हम तो पोटेंशियल के आर्टिकल करा ही नहीं अभी, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वालों में चार्ज की पोलैरिटी को फार्मूलों में नहीं पुट करना आपने। गॉट इट? तो अब यहां पर बच्चे, आपको ई ए की भी प्रॉब्लम खत्म होगी, ई बी की भी प्रॉब्लम खत्म होगी, ई सी की भी प्रॉब्लम खत्म होगी। अब प्रॉब्लम है सिर्फ अल्फा और बीटा की। अगर आपको अल्फा और बीटा समझ आ गए, फिर आप ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिकली कर सकते हो, कैलकुलेशनें बचेंगी। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि ये वाला एंगल टीचर ने उधर बीटा दिखा रखा है, देखो यही वाला एंगल, इस बीटा को कैसे निकालेंगे? तो ज्यादा ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया, इसको मैं सेव करके अगले पेज में दिखाता हूं। तो टीचर कहता है ए बी सी, और ये था सेंट्रोइड, और यहाँ पर ये तीनों ऐसे ज्वाइन कर रहे थे, और टीचर ने कहा था कि ये इधर को जा रहा है ई सी, और टीचर ने बोला कि ये एंगल अल्फा है। कोई बता सकता है इस अल्फा की वैल्यू? नहीं, अल्फा नहीं, बीटा था यहाँ पर तो सर, बीटा। नीचे वाला हमने अल्फा लिया था। कोई बता सकता है कि बीटा या अल्फा कैसे निकालेंगे? क्लास में नॉन मेडिकल के बच्चों को बताना चाहिए, बीटा या अल्फा कैसे निकालेंगे। याद रहे ये फिगर सिमेट्रिकल है। सबसे पहले तो ये देखो, ये टोटल एंगल कितना बनेगा अगर ये मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ऐसे ऐसे, ये टोटल एंगल सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 120 डिग्री होएगा ईच, 120 डिग्री, क्योंकि तीनों को मिला दें तो पूरा सर्कल बनता है। सो जितने एंगल को टीचर डार्क कर रहे हैं वो एंगल सारे का सारा 120 डिग्री है। ठीक है, लेकिन अल्फा या बीटा कैसे निकालोगे? ये तुम्हारा ब्रेन है। दिल तो करता है मैं थोड़ा सा पोर्शन आपके लिए छोड़ दूं कि बाकी का क्वेश्चन आप खुद करो। अल्फा और बीटा अगर आपने निकाल लिया मैथ के मुताबिक, तो साइन अल्फा भी निकल जाएगा, कॉस बीटा भी निकल जाएगा, साइन बीटा भी निकल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन मैं जानबूझकर आपके लिए छोड़ता हूं। चलो, साइन अल्फा और बीटा अगर आपकी पकड़ में आ गया
तो कंपोनेंट आसानी से हो जाएंगे, बाकी मैंने बता दी। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ी जाती है। यू अगर आप थोड़ा सा भी ज्योमेट्री पढ़ोगे आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, चलो अब यहां से ये आपने करना है खुद। अब हम सेकंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, a ball of mass m and having charge q is released in the space where there is horizontal electric field. What will be the nature of the ball and why? सुनो बेटे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बॉल को नीचे को गिरा दिया तो नीचे को कौन सा फोर्स होएगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा। बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, बॉल है कि पॉइंट है जो भी है। ओके, जब इसको ड्रॉप करा तो इसके ऊपर मास भी है और चार्ज भी है। चार्ज की पोलैरिटी अगर पेपर में ना बताई हो तो मन में पॉजिटिव एज्यूम करके सॉल्व करना है आपने न्यूमेरिकल। अब वो कहता है कि जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजरेगा तो उसका जो मोशन होएगा उसकी नेचर क्या होएगी? शाबाश, समझते हैं इसको। पहली बात, बॉल को नीचे जो भी चीज खींचेगी वो होएगी ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी वाला फोर्स इधर लगा देते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि बेसिकली वेट के बराबर होएगा, और वेट का फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास की वैल्यू उसने m दे रखी है, ग्रेविटी हमें 9.8 पता है अर्थ के ऊपर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड बॉडी के ऊपर अपना फोर्स लगाएगा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये पढ़ा था। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होएगा वो इतना होएगा। कितना होएगा बेटे? ऐसे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, ई डाल देते हैं छोटा सा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेट वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज आ गई हैं, तो एक फोर्स वर्टिकल है एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है, और ये 90 डिग्री आ गया। अब हमने बताना है कि उसके वो बॉडी किधर को जाएगी, बॉल किधर को जाएगी। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, जिस तरफ को टीचर ब्राउन कलर का एरो लगा रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होएगी एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होएगी वो। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम कैसे निकलता है बेटे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से एफ नेट निकलेगा। बच्चा कहेगा सर डू यू मीन एफ नेट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक का स्क्वायर, एफ ग्रेविटेशनल का स्क्वायर। मैग्नेटिक नहीं, ग्रेविटेशनल बोलना चाहिए बेटे, ग्रेविटेशनल का स्क्वायर ट्वाइस एफ इलेक्ट्रिक एफ ग्रेविटेशनल cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एवरीबॉडी नोज cos 90 डिग्री 0। तो ये पीछे वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक का स्क्वायर रह गया बच्चे। एफ ग्रेविटेशन का, सॉरी एफ ग्रेविटेशन को रखा तो एम जी का स्क्वायर, एफ इलेक्ट्रिक का रखा तो क्यू ई का स्क्वायर। तो ऐसे बनेगा, ये एफ नेट आ गया। ओके, लेकिन बेटे जब हमारे पास नेट फोर्स आ जाए तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन।
ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते हैं, ए नेट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? एक्सेलरेशन आ गया इतना, क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय मास। सर इतना एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन आ जाए तो हमने पाथ का फोकस बताना है। पाथ का फोकस, एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास, सारी चीजें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या होएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस की जगह हम क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। यू स्टार्टिंग में 0 है उसका, ऐसे ड्रॉप करा है उसने। ओके, प्लस हाफ, ए की वैल्यू यहां रखो और टी का स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास y की इक्वेशन निकाल के हमने बता देनी है उसको। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड। शाबाश बच्चे। तो आपको याद रखना है कि जब एक पैरामीटर क्या y उसकी पावर 1 हो, दूसरा पैरामीटर टाइम उसकी पावर 2 हो, और दोनों आपस में लिंक्ड हो, तो ऐसा ट्रेजेक्टरी पैराबोला होता है। पैराबोला बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। तो आप बोलोगे ट्रेजेक्टरी नेचर इज पैराबोलिक इन नेचर। कैसे पता लगा? एक ए कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल बचा टाइम का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर। दूसरा वेरिएबल वाई है, उसकी पावर 1 है। जब एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे का स्क्वायर हो और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ट्रेजेक्टरी पैराबोला होती है बेटे, पैराबोला। ओके, लिख दो बस। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि अब ये पेपर में अगर आ जाए तो आप कर दोगे इसको सक्सेस? रेज योर हैंड। शाबाश, कॉन्फिडेंस देखते हैं तो। ठीक है, कॉन्फिडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम करेंगे, ध्यान से सुनो, हम चलते हैं बेटे ये केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी। गवर्नमेंट क्या कहती है, बोर्ड क्या कहता है, केस स्टडी के क्वेश्चन क्यों डाले गए जानते हो? केस स्टडी के क्वेश्चन पहले नहीं होते थे पुराने सालों में, अब ये डाल दिए गए। जानते हो इसका कारण क्या? क्योंकि बच्चों को खुद से किताबें पढ़ने की आदत हट गई है। बोर्ड ये चाहता है कि हर बार बच्चा टीचर पे ही डिपेंडेंट ना हो, उसको लैंग्वेज पढ़ के उसका मतलब और उसके पॉइंट कंक्लूड करने आने चाहिए। या तो बच्चे वीडियो देखते हैं या टीचर का लेक्चर सुनते हैं, किताबें पढ़नी बंद कर दी हैं। तो आपके बुक से डायरेक्ट पिकअप हो सके इसलिए तो सभी बच्चे इसको केस को पढ़ो, मैं भी अपना पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शाबाश। केस स्टडी 1। देखो बेटे, पहला केस के क्या बोलता है? हमारे पास एक प्रोटॉन है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। गॉट इट? और उसको वर्टिकली थ्रो कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, थ्रू, और वो चलते चलते रेस्ट पर आ गया। बेटे ध्यान से सुनना, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार यहां पर प्रोटॉन छोड़ा तो वो मान लीजिए यहां पर जाकर रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर रुक गया। साइंस की लैंग्वेज में स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। प्रोटॉन अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
ओके बेटे, अब क्या करना है? अब वो कहता है पहले तो ये बताओ, ये जो दो प्लेटें लगी हैं इलेक्ट्रिक, इनकी पोलैरिटी बताओ, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। ध्यान से सुनो, हम इसको इमेजिन करके देखते हैं। मान लीजिए पहले मैं ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव मानता हूं, नीचे वाली को नेगेटिव मानता हूं। अब ये जो प्रोटॉन है, ये अपने वेट के हिसाब से तो नीचे को आ ही रहा है, वेट के हिसाब से तो पहले ही नीचे आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, और प्लेट का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये तो तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो प्रोटॉन नीचे को आता होता फास्ट हो जाएगा, रादर रुकने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोटॉन कम्स टू ए स्टैंड स्टिल पॉइंट। अब अपोजिट करके देखते हैं बेटे। मान लीजिए मैंने अपोजिट पोलैरिटी में अपर वाली प्लेट को नेगेटिव बोल दिया, नीचे वाली को पॉजिटिव बोल दिया, तो ये प्रोटॉन अपने वेट की वजह से नीचे आएगा, वेट इज इक्वल टू mg। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर खुद से कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन इज अट्रैक्टेड बाय अपर नेगेटिव प्लेट, फोर्स लगेगा अपवर्ड। पॉजिटिव प्लेट विल रिपेल द प्रोटॉन वर्टिकली अप, तो ये भी फोर्स अपवर्ड लगे। तो अब देखो ये दोनों फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं और सेम लाइन में। जब अपोजिट फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ जाए और वो इक्वल भी हो, तब तब इक्विलिब्रियम आ जाता है और ये चार्ज रेस्ट पर रहेगा। तो अब क्या कहोगे? सर ऊपर को लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे को लगने वाला वेट जिस पॉइंट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे ना सर, वहां पर आपका प्रोटॉन रुक जाएगा, और वही आपका स्टैंड स्टिल पॉइंट हो जाएगा प्रोटॉन का। स्टैंड स्टिल पॉइंट ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पे आ जाना, नो नेट फोर्स। तो सर आप क्या कैसे निकालोगे? मैं कहूंगा वेरी सिंपल, इन दोनों को इक्वेट कर दो, वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सर वेट कैसे निकालोगे? mg। सर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे? पिछली बार बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इसकी डेफिनेशन थी, इसको इधर ले जाओ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया दिस इंटू दिस। तो ये हमारा लॉजिक है जिसकी वजह से प्रोटॉन स्टैंड स्टिल पॉइंट पे आएगा। आंसर आंसर हमसे पूछता है अपर वाली प्लेट क्या होएगी भाई? अपर वाली प्लेट श्योर शॉर्ट नेगेटिव होएगी, लेकिन ये कह रहा है अपर वाली प्लेट पॉजिटिव होएगी, तो बी ऑप्शन तो उसका फॉल्स है, बी वाला पॉइंट फॉल्स है। ओके, और कह रहा है ए वाला देखते हैं। प्रोटॉन कम्स टू रेस्ट ड्यू टू इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, ये सही है, ए ट्रू हो गया बच्चे। ओके, थर्ड, द स्टैंड स्टिल रेस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोटॉन विल बी स्पेसिफिकली लोकेटेड। वो तो है ही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं या थोड़ा नीचे कर दूं, तब ये बनेगी नहीं बात, स्टैंड स्टिल पॉइंट है बेटे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होएगा ही होएगा। तो सी इज इक्वल टू यस। जिन बच्चों को ये केस स्टडी 1 समझ आया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, जिनको ये समझ आया, बहुत अच्छे। केस स्टडी सेकंड पे चलते हैं आप, केस स्टडी सेकंड। एक बार प्लीज रीड द स्टेटमेंट, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। What he says, electric field mapping, a student draws equipotential surface for an electric field. It is observed that surfaces are closely spaced near the charged plate and widely spaced far from it.
What does this pattern indicate about the electric field magnitude? देखो बच्चे, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, इसमें एक वर्ड आया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हालांकि ये नेक्स्ट नेक्स्ट असाइनमेंट का वर्ड है, पर चलो कोई बात नहीं, यहां भी समझा देता हूं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला है बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। ये पर्टिकुलर वर्ड इंग्लिश के 3 वर्ड्स को मिलाकर बना है। 3 वर्ड्स को। सर कौन से? इक्वल प्लस पोटेंशियल प्लस सरफेस, ये 3 वर्ड मिला है। अब इसमें पोटेंशियल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। सभी बच्चे ध्यान से सुने, पोटेंशियल का मीनिंग टीचर क्लियर करने लगे हैं ताकि आसानी से आपको समझ आए। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने बच्चों को बताने लगा हूं। मान लीजिए यहां पर बेटे कोई बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जिसमें पाठ चलता रहता है। ओके, यानी कि यहाँ पर अच्छे गुणों का भंडार है। और ये है एक टेररिस्ट कैंप जहां पर उग्रवादी ट्रेन होते हैं। मतलब वहां पर नेगेटिव अवगुणों की बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर सद्गुणों की। ओके, ये गुरुद्वारा बोला टीचर। तो जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन, उस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ देयर इज अकमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जिस जगह पर नेगेटिव चार्ज की अकमुलेशन होती रहे, ट्रेनिंग कैंप ऑफ टेररिस्ट, नेगेटिव चार्ज की अकमुलेशन होती रहे, उसका पोटेंशियल गिरता जाता है। कौन से वर्ड पे स्ट्रेस कर रहे हैं हम? पोटेंशियल। तो बच्चा यहां बोलेगा सर मैं कंफर्म करूं एक बात। बोलो बेटे। सर इसका मतलब पोटेंशियल 2 चीजों पर डिपेंड हो गया। कौन सी बच्चे? एक तो चार्ज की पोलैरिटी पर, कि पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो रहा है कि नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है। दूसरा सर वो चार्ज ज्यादा जमा हो रहा है कि कम जमा हो रहा है। बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल चार्ज की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है और चार्ज की मात्रा पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। higher the accumulation of a positive charge at a point, more will be its electric potential. Low, higher the accumulation, higher the storage of negative charge at a point, lower will be its potential. पोटेंशियल को वोल्ट से मापते हैं, वोल्ट से। एक इंपॉर्टेंट बात और, शाबाश। अगर कोई बंदा गुरुद्वारे के पास पास जाता जाएगा तो उसके कानों में ज्यादा अच्छी बातें आती रहेंगी, क्लियर सुनेगा। इसका मतलब है पॉइंट ए से पोटेंशियल पॉइंट बी का ज्यादा है, पॉइंट बी से पोटेंशियल सी का ज्यादा है, सी से ज्यादा डी का, डी से ज्यादा जी का। जी में तो अब गुरुद्वारे के अंदर ही चले गए। तो जितना हम पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, अब इधर भी देखो। हम उग्रवादी नहीं बनना चाहते, लेकिन उन उनकी बुरी बातें हमें पता लगती रहती हैं। उनकी बुरी बातें हमें पता लगती रहती हैं। इधर को गए, इधर को गए, इधर को गए, तो एक्स पॉइंट का पोटेंशियल लोअर है, वाई पॉइंट का और भी लोअर हो गया, जेड पॉइंट का और भी लोअर हो गया, लेकिन टी पॉइंट का सबसे लोअर। टी पॉइंट में तो हम टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के अंदर ही चले गए। तो लर्निंग पॉइंट, मोर वी गो क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज अकमुलेशन पॉइंट, पोटेंशियल विल कीप ऑन फॉलिंग। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये वाला इतना हिस्सा, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, जरूरी होता है बेटे फीडबैक, बहुत अच्छे। तो अब मैं इतनी चीज समझाने के बाद क्वेश्चन में चलता हूं वापस। क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? मेरा मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक सरफेस है
जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। कैसे पता है? इक्वल लगाओ। एक सरफेस है, उसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंटों का पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट डज दिस पैटर्न इंडिकेट इक्वी पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ध्यान से सुनो, ऐसे ऐसे नजदीक नजदीक हो, नजदीक नजदीक, बहुत नजदीक नजदीक, तब वो इक्वी पोटेंशियल स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं, स्ट्रोंगर। लेकिन अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पैरेलल है आपस में, लेकिन वो दूर दूर है बेटे, देखो ऐसे बना के दिखाता हूं, इधर देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस थोड़े दूर दूर है। सभी बच्चे देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर है। कैसे पता लगा? उनका आपस में गैप ज्यादा है और यहां पर आपस में गैप कम है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हों तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वीक। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। व्हाट डज दिस पैटर्न इंडिकेट? क्लोजली स्पेस्ड प्लेट्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर और वाइडली स्पेस्ड वाली वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। ड्रा दी कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ध्यान से सुनना अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो भी हमारा, योर अटेंशन, जो भी हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ये लो, ये हमारा एक सरफेस हो गया, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर को दिखानी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर को दिखानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया उसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और क्या पूछ रहा है हमसे? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी। अब ध्यान से सुनना बच्चे, इसको समझाता हूं मैं आपको। ये वाला जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देख लें, ये थोड़ा सा मुश्किल है पॉइंट। सभी बच्चे ध्यान से देख लें जो मैं अभी आपको समझाने लगा हूं। मेरे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए क्या है बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर वन। बच्चा कहता है सर इसका कोई ना कोई पोटेंशियल तो होएगा। मैंने कहा हाँ, इसका पोटेंशियल है V1। फिर मैंने उस बच्चे को बोला मेरे पास एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। सर ये जो आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर 2 ले रहे हो, उसका पोटेंशियल कितना है? मैंने कहा V2। अगर इन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो बेटे, ध्यान से सुनना, इफ B1 इक्वल टू V2, तो ना तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से उधर जाएंगी, ना उधर से इधर आएंगी, कहीं भी नहीं होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, V1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू V2, अब इसमें दो ही ऑप्शन बनती हैं। सर कौन सी? या तो ये बनेगी V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका पोटेंशियल ग्रेटर है इससे, या ये बनेगा, यही ऑप्शन बनेगी। मान लेते हैं हम ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ध्यान से सुनना, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, लेट कर रहे हैं, लेट। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त जीरो नहीं होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, नोट होना चाहिए। कुछ बच्चे नोट ही नहीं कर रहे, ऐसे सोचते हैं सारी बातें याद रहेंगी। कुछ याद नहीं रहना, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का। और ना कहीं उल्टा पुल्टा रिजल्ट लेकर आ जाना फाइनल एग्जाम। तीसरी बात,
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन बताता हूं, सभी बच्चे सुन लो रिलेशन। पहले दोनों प्लेटों के बीच में गैप बताना होता है, गैप कितना है, परपेंडिकुलर गैप, मैंने उसको डी मान लिया। फिर इनके पोटेंशियल का डिफरेंस लेना होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेन रोक के सुन लेना बच्चे इस बार, फिर ना कहना समझ नहीं आया। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। जैसे ये इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 100 - 20 80 वोल्ट आ गया। फिर इसको डी से डिवाइड कर दो, जैसे डी की वैल्यू है 5 मीटर, 5 मीटर। ओके, जानते हो इस पूरी रेशो को क्या बोलेंगे? इस पूरी रेशो को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी कोई लेंथ से डिवाइड हो चीज तो ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर कोई भी चीज टाइम से डिवाइड हो तब हम वर्ड बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। और अगर कोई चीज ऐसी चीज से डिवाइड हो जिसकी यूनिट मीटर हो, ऐसे यूनिट मीटर हो, लेंथ से डिवाइड हो, रेडियस से डिवाइड हो, गैप से डिवाइड हो, तो ग्रेडियंट वर्ड लगता है, ग्रेडियंट वर्ड हो गया। अब ध्यान से सुनना, योर अटेंशन, इसका आगे आपने माइनस करना है, तो ये जो आंसर आएगा इन दोनों प्लेटों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा उसकी वैल्यू होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी वो। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सभी बच्चे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी ऐसा यूनिट बनती है, कौन सी ऐसे यूनिट? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटे? वोल्ट। और गैप की यूनिट क्या होती है? मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसीलिए मैंने पहले दिन आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो ऐसे यूनिट होती हैं, एक होती है न्यूटन पर कूलम, उसका कारण मैंने पहले बताया था एक दिन, और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, दोनों की दोनों ऐसे यूनिट होती है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इस पूरी टेक्निक से पता लग गया होगा कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। अगर आपको समझ आ गया रेज योर हैंड, शाबाश शाबाश। एक बात और सुननी है बेटे, जब भी कोई चीज रेशो के बराबर हो, रेशो के, अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, जब भी कोई चीज रेशो के बराबर हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं करती अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज लेकर आ जाएं। जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बहुत छोटा सा ले लूं और उसके साथ ये जो गैप है उसमें भी छोटा सा डिफरेंस लेकर आ जाऊं, छोटा सा, तो इनकी जो रेशियो होगी नेगेटिव साइन के साथ, वो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होगी। ये जो मैंने लिखा, ये बिल्कुल यही चीज लिखी है, बस इसके फॉर्मेट को बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट, डिफरेंशियल फॉर्मेट। ये भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर इसका फायदा क्या, आप ये क्यों लिखवा रहे हो? सुनो, कल को किसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया पोटेंशियल इज इक्वल टू 3 k r², के कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप इसको उठाओगे 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 उठाओगे, यहां पुट कर दोगे, तो 3 k r² का डेरिवेटिव कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके दिखाता हूं अपने बच्चों को, ध्यान से सुनो, लेट, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इस हिसाब से 3 r², ऐसे बोलता है इलेक्ट्रिक
ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहना था बेटे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है 3r²। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r इज इक्वल टू 2 मीटर। ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, तो आप कहोगे हमारे टीचर ने कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये v अगर r के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ये v का कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो r पे डिपेंडेंट है, तो v की वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए। तो v का ऐसा फंक्शन जो r पे डिपेंडेंट है दिया हुआ है, इसको पुट करा, तो आपका आ गया इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस डी डी आर ऑफ 3r²। और r3 जो है ना, ये वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, आउटसाइड आ जाता है डिफरेंशियल साइन से, -3 dr/r²। अब आपको टीचर ने एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला कराया था लास्ट टाइम, अगर आपको वैसे आना भी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ जेड रेज टू पावर एन कितना होएगा, एन जेड n - 1 इंटू चेन रूल डी डी एक्स ऑफ जेड, जेड वेरिएबल है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको जब मैथमेटिकल टूल कराए थे किसी क्लास में, तब आपको मैंने समझाए थे पिछले साल। तो हमारे पास ये आर है, तो हम क्या करेंगे, -3 ऐसे लिख दिया, और मैं ये लगाने लगा हूं z की पावर n, z की पावर n, ये लगेगा पावर फार्मूला बोलते हैं इसको, 2r2 - 1, लेकिन चेन रूल dz/dx लगाना है, तो हमारा तो r ही है, तो हम लिखेंगे dr/dr, ये कट के 1 आ गया। अल्टीमेटली कितना बन गया, -6r इंटू 1 इक्वल टू -6r। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, वो भी आर की वैल्यू दे रखी है उसने, आर की वैल्यू। तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 2 मीटर, -6r, r की वैल्यू रखो, -6 इंटू 2, आप बोलोगे -12 वोल्ट पर मीटर, -12 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर। कितने बच्चों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्वेश्चंस के ऊपर कैसे लगाना है समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम इसी के ऊपर चलते हैं एक और, शाबाश बेटे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड बचा, डी बचा, डी देखो डी। A uniform electric field 200 Newton per coulomb exists along the x-axis. Find the electric field at a point 5 meter away from the source using this. देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, योर अटेंशन बच्चे, एक्स एक्सिस के ऊपर, योर अटेंशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आधा मीटर दूर, ये 0 है, आधा मीटर दूर, एक्स की वैल्यू कितनी, हाफ मीटर। यहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटे कितनी, 200 न्यूटन पर कूलम, कितनी दे रखी है बेटे। आपसे पूछता है यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर। शाबाश, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। कोई बच्चा बताएगा? समझदार बच्चा बोलेगा सर आपने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड के Q/R² करा था, लेकिन R की बजाय यहाँ पर हमारा X है, बस इतना ही फर्क है। तो आप बोलोगे सर अगले स्टेप में आप इसको ऐसे लिख दो, उसके बाद आप Q निकाल दो, Q इज इक्वल टू सर आपका आ गया EX² डिवाइडेड बाय कूलम्स कांस्टेंट। तो E कितना बेटे, 200, R X कितना है, हाफ का स्क्वायर, और K कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स कांस्टेंट। सो इतने कूलम आ जाएगा,
200 1/4, यहाँ पर 9 और 10⁻⁹ नेगेटिव ऊपर चला गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो। इसको ऐसे करो, 1/18 इंटू 10⁻⁻7। कितने बच्चों को समझ आ गया ये? रेज योर हैंड। शाबाश। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। असर्शन रीजन में आ जाओ बेटे, फटाफट से असर्शन रीजन भी कर लेते हैं। असर्शन रीजन। टाइम हो गया सर। तो फिर बच्चे असर्शन रीजन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपका बेसिक बन गया। असर्शन रीजन आप नेक्स्ट टाइम करके आओगे खुद से। ओके। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया एक बार रेज योर हैंड। आज का लेक्चर समझ आ गया। थैंक यू। टीचर ने आपको दो काम दिए हैं, असर्शन रीजन और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के लेकर आनी है एंगल की।